नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूके इलेक्शन स्पेशल के साथ मुईद पीरज़ादा दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। लंदन स्टूडियो से मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया के इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब वजाहत सईद खान साहब। उनके साथ ही तशरीफ़ रखती हैं फ़ायज़ा रिजवी साहिबा जो कि डायरेक्टर हैं ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक कैरियर सपोर्ट सर्विसेज की। उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर राशिद असलम साहब जो सोलिसिटर हैं यूके, इंग्लैंड और वेल्स सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अजहर जावेद साहब की तरफ, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ लंदन, जो इस वक्त मौजूद हैं रेडब्रिज टाउन हॉल के बाहर। अजहर जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मोहित साहब। अजहर साहब, आप यहाँ रेडब्रिज टाउन हॉल के बाहर क्यों मौजूद हैं? यहाँ क्या हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, ये रेडब्रिज टाउन हॉल इल्फर्ड के एरिया में वाक़ है और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का डोमिनेटेड एरिया। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। आज यहाँ पर रेडब्रिज टाउन हॉल की तरफ से विजिल रखी गई थी। जो लोग लंदन ब्रिज के इंसिडेंट में जिनको अपनी जानों से हाथ धोना बैठा था, यहाँ पे जो मेयर्स हैं वो मौजूद थी, डिप्टी मेयर थे, इसके अलावा काउंसलर और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। तो आज यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी सॉलिडारिटी शो की है जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, और जो दूसरी तरफ उन्होंने जो दहशतगर्दी है जिस तरह के ये खुर्रम शहजाद भट्ट के मामले में भी हुआ, लोग यहाँ बताते हैं कि मस्जिद में उसको निकाला गया था लास्ट जुमे को और उसके बारे में बाकायदा रिपोर्ट भी की गई थी और वो बैन था मस्जिद में। लेकिन इसके बावजूद 2015 में जब उसे इन्वेस्टिगेट भी किया गया, लेकिन उसके बाद हमारी एजेंसीज जो हैं, बरतानी की एजेंसीज, उसके ऊपर उन्होंने चेक नहीं रखा और उनका ये कहना है हमारी कम्युनिटी का कि इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए अजहर जावेद कि ये शहजाद भट्ट जो था ये इल्फर्ड का था, ये बरतानवी पैदाइशी शहरी था, ये पाकिस्तान से आया हुआ था, इसके बारे में अभाम है, ये कौन था, इसकी क्या शनाख्त है? जी, खुर्रम शहजाद भट्ट के वालिद का नाम सैफ भट्ट था। वो जेहलम से उनका ताल्लुक है। जेहलम से 1998 में वो यहाँ पर आए और उनकी पूरी फैमिली ने यहाँ पर असाइलम क्लेम किया। उस वक्त खुर्रम की भी जो उम्र है 7-8 साल तकरीबन थी और यहाँ पे आके बाकी उसका ब्रॉटअप हुआ। जो यहाँ पर खुर्रम शहजाद भट्ट है, इसकी जो फैमिली है काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, उनके रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन जो ताल्लुक है मुजाहिदाबाद जेहलम का इलाका है और इसके जो रिलेटिव्स हैं वहाँ पर ताजिर भी हैं। इसके वालिद सैफ भट्ट साहब वहाँ पे फर्नीचर का कारोबार करते थे। उसके बाद यहाँ पे बरतानिया में आए और यहाँ पे एक जो फलों का एक स्टॉल है वो लगाते थे। लेकिन जिस इलाके में वो रहता था, बार्किंग का एरिया, यहाँ से तकरीबन 1 मील के फासले पर ये इलाका है और ये भी डोमिनेटेड पाकिस्तानी एरिया है और यहाँ पर वो तकरीबन काफी अरसे से यहाँ पे वो रह रहा था। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे और एक बच्चा उसका 10 दिन पहले पैदा हुआ। इसकी पैदाइश पाकिस्तान की थी? जी बिल्कुल, ये पैदा पाकिस्तान में हुआ। 7-8 साल की उम्र में ये बरतानिया अपने वालिदैन के साथ आया और यहाँ आके इन्होंने सियासी पनाह ली और उसके बाद से इसकी ब्रॉट अप और इसकी एजुकेशन यहीं पर हुई बरतानिया में। अच्छा, अब मुझे तरफ आखिरी एक क्वेश्चन बता दें, फिर मैं स्टूडियोज की तरफ चलता हूं, फिर आऊंगा आपकी तरफ में वापस, कि जो लोग यहाँ पे रेडब्रिज टाउन हॉल में जो पाकिस्तानी निजात लोग थे उनका रद्द-ए-अमल क्या है जब बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा मे ये कहती हैं एनफ इज एनफ? उस पर क्या रिएक्शन क्या है लोगों का? जी देखें, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है बाय लार्ज, जो 7/7 लंदन बॉम्बिंग थी उसके बाद से कम्युनिटी ने इसकी बहुत सख्त मजम्मत भी की और आज भी हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी वो इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जो थेरेसा मे है उनको अपने सिस्टम में भी देखना होगा। उनका ये कहना है कि हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे लोगों को खिलाफ रिपोर्ट करती है लेकिन एजेंसीज के जो तरफ से कोई इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती, जिस तरह ये खुर्रम शहजाद भट्ट का मामला हो। लेकिन चाहे वो मैनचेस्टर जो खुद कुछ धमाका हुआ सलमान अबेदी, उसके खिलाफ भी रिपोर्ट की गई थी। तो उन्होंने, हमारी कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने ये कहा है कि थेरेसा मे को इनफ कहने से पहले अपने सिस्टम को भी देखना होगा जो उन्होंने अब तक किया है।
अच्छा, मेरे साथ रहिए, मैं स्टूडियो में चलता हूं बैरिस्टर राशिद असलम साहब की तरफ। राशिद असलम साहब, आप कानून से ताल्लुक़ रखते हैं, सोलिसिटर हैं, मुकदमात पेश करते हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जो क्रिटिसिज्म आ रही है लेबर की तरफ से गार्डियन अखबार के एडिटोरियल में कि थेरेसा मे जिम्मेदार हैं, और थेरेसा मे ने जो 20,000 जब वो होम सेक्रेटरी थी, जो उन्होंने जो फ्रंट लाइन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनकी तादाद में कमी की, प्रिजन डायरेक्टर्स के अमाउंट्स और उनके फाइनेंसेस में कमी की, तो थेरेसा मे को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हुई है। जी बिल्कुल, इसमें जुम्मेदारी ऑब्वियसली बीइंग प्राइम मिनिस्टर उनकी बनती है, क्योंकि 8 साल से टोरीज यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं। उनकी पहले डेविड कैमरन थे, उसके बाद ये आई, तो ये 8 साल का जो तसलसल है उसमें उनकी जो पॉलिसियां थी, इस पे पिछले दिनों जर्मी कॉर्बन ने बड़ा इनको क्रिटिसाइज किया कि जी आपकी खारजा पॉलिसी की वजह से ये सारा हो रहा है, कि यहाँ पे जो भी इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं उसकी वजह आपकी जो खारजा पॉलिसी पूरी दुनिया में इस वक्त है वो है। दूसरा, पुलिस कट्स जो बहुत बड़े लेवल पे पिछले सालों में किए गए, जिसमें तकरीबन 20,000 पुलिस ऑफिसर्स को रिमूव किया गया पुलिस की स्टेशन से। इसमें जो एक अहम चीज है जिसमें लेबर इस पे फोकस कर रही है कि जो आप न्यूक्लियर एनर्जी पे जो आप उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, उस पे 50 ट्रिलियन पाउंड्स लगाना चाह रहे हैं अगले 10 सालों में, वो पुलिस में लगाए जाए ताकि पुलिस की तादाद बढ़ाई जाए, उनकी विजिबिलिटी बढ़ाई जाए, वो लोगों में घुल मिल सके, वहां पे बातचीत कर सके और कम्युनिटी के साथ राब्ता रख सके, ताकि इस किस्म के वाकयात से बचा जा सके। क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा पुलिस ऑफिसर होंगे, जितनी ज्यादा इंटेलिजेंस होगी, उतना ईजी होगा नजर रखना उन लोगों पे जो लोग इस किस्म की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जी, वजाहत अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो क्रिटिसिज्म हो रही है, जैसे गार्डियन ने एडिटोरियल लिखा, बहुत ही स्केथिंग लिखा थेरेसा मे में, और जो जेरेमी कॉर्बन की तरफ से क्रिटिसिज्म आई है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कितनी सियासी तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे डैमेजिंग हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे के लिए इलेक्शन से पहले? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, दो पहलू हैं इस पूरी डिबेट के। एक तो जो लेटेस्ट जो सियासी पोल्स हैं, और अगर आप पोल ऑफ पोल सर्वे करें तो जो 2.5-3 महीने पहले जो लीड थी थेरेसा मे की, 20 पॉइंट से ज्यादा की, मार्गरेट थैचर स्टाइल के जमाने की जो लीड थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने इलेक्शन कॉल किया था, वो लीड डिसअपेयर कर गई है। अब अगर अलग अलग आप पोल्स पढ़ें, स्पेशली जो हफ्ते की रात के बाद जो पोल हुए हैं, जब ये अटैक्स हुए हैं लंदन ब्रिज वाले, तो कुछ पोल्स तो खाली 1 पॉइंट की लीड देते हैं प्राइम मिनिस्टर मे को, और जो ज्यादा से ज्यादा जो उनकी लीड है वो 12 पॉइंट्स की है। अब इनका जो मार्जिन ऑफ एरर है अकॉर्डिंग टू पोलस्टर्स, वो -1 -10 से लेकिन ये पोल्स तो दहशतगर्दी से पहले के हैं, कहीं से नहीं नजर आ रहा पोल्स के हिसाब से। नहीं, पोल्स दहशतगर्दी के भी, मैं लेटेस्ट पोल्स का आपको बता रहा हूं। ये जो सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग जो ये पोल्स हुए हैं, सैटरडे नाइट के दहशतगर्दी के इवेंट के बाद जो पोल्स हुए हैं, उसमें थेरेसा मे का मार्जिन और गिरा है, डेफिनेटली गिरा है, और गिरता जा रहा है। इसलिए जो ऑपोजिशन लीडर जो हैं जेरेमी कॉर्बन साहब, उन्होंने कल सीना तान के डिमांड किया है कि थेरेसा मे को रिजाइन कर देना चाहिए। पहली बार इलेक्शन का ऐसा पहलू हो गया है कि रिजाइन कर देना चाहिए। ये तो लार्जर पिक्चर है। मीनवाइल ऑन द ग्राउंड कल मैंने भी अजहर जावेद साहब के साथ बाकिंग का चक्कर लगाया, और उधर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो सहमी हुई है, बहुत सहमी हुई है। और ये जो खुर्रम शहजाद भट्ट साहब थे, इनकी जो हरकतें हैं उनको अगर हम सामने रखें, एब्सोल्युटली दे डोंट रिप्रेजेंट द पाकिस्तानी कम्युनिटी एट लार्ज, मगर कम्युनिटी लीडर्स डिसअपॉइंटेड हैं, जैसे कि बहुत सारे और लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि मसाजिद से और स्कूलों से और फैमिली से और कम्युनिटीज से रिपोर्टें जाती रही हैं एजेंसीज को, फिर भी फॉलो अप्स कम हुए हैं। ये खुर्रम शहजाद भट्ट साहब जो थे, ये बहुत बड़ा इधर चैनल है ITN, उसकी डॉक्यूमेंट्री के स्टार थे, उन्होंने इन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। ये टीवी पे इधर आए हुए हैं आईसिस का झंडा लेके, मगर कोई कोई फॉलो अप नहीं हुआ। इमेजिन ही इज अ टीवी स्टार ऑन अ
हाँ, इज अ टीवी स्टार हियर, मगर इस पे कोई फॉलो अप नहीं हुआ। और पुलिस कहती है कि 3,000 लोग वो बाशिंदे बर्तानिया के जो वॉच लिस्ट पे थे, जो 2015 से जिन्हें हम देख रहे थे, हमने फिर भी इनको पकड़ने में कुछ नहीं हम कर सके। तो पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं? कोबिन ने हथियार उठा लिए हैं और कह रहा है कि किधर गई तुम्हारी पुलिस? एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? दो किस्म की एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली एक्सप्लेनेशन ये है जो लेबर और बाकी, सर दो किस्म की एक्सप्लेनेशंस हैं डॉक्टर साहब। पहले लेबर कहता है कि आपने यू लॉस्ट 20,000 पुलिस जॉब्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। 20,000 पुलिस वाले घर बैठ के गोल्फ खेल रहे हैं। ठीक है, आप इन चीजों को पहले देखें, ये पॉलिटिकल वो एक्सप्लेनेशन है। मगर अगर पुलिस से खुद बात करें आप, जो हमने बात की है, सिक्योरिटी इदारों से बात की है, दे एडमिट कि उनकी कैपेसिटी स्ट्रेच्ड है, ओवर स्ट्रेच्ड है। दैट्स द इशू इन द यूनाइटेड किंगडम राइट नाउ। इसलिए ये जो दहशतगर्दी का इशू है, जिसके बीच में अब एक बेचारा पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया है बिकॉज ऑफ अ पाकिस्तानी ब्रिटेन, उसकी वजह से दिस इज द फ्रंट एंड सेंटर इशू राइट नाउ, और ये कहीं नहीं जा रहा। और शायद एंटी टेरर लॉज के बेसिस पे ही अगले जो 48 घंटे रह गए हैं ये इलेक्शन डिसाइड होगा। मगर जो कल मैंने आपको रिपोर्ट दी थी पोल्स की, मैं खुद कहूंगा, उसमें करेक्शन करूंगा, द पोल्स आर नेगेटिवली टिल्टिंग अवे फ्रॉम थेरेसा मे राइट नाउ। वेरी इंटरेस्टिंग वजाहत सईद खान, आपकी कमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आना चाहता हूं फायजा रिजवी साहिबा की तरफ, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। फायजा रिजवी साहब, मैं क्वेश्चन आपके पास छोड़ के चला जाता हूं कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी निशाद नौजवान बार बार हम उनको रेडिकलाइज होते देखते हैं। जो भी नफरत के ये सौदागर हैं, वो पाकिस्तानी निजात या वो खा पाकिस्तान में पैदा हुए हुए नौजवान हों या बरतानिया में उनकी नशोनुमा हुई हो, उनके जहनों के अंदर ये दहशतगर्द जो हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं, उनको इस्तेमाल कर बैठते हैं। इसकी क्या वजह है? आखिर क्या ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं आपसे समझना चाहूंगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। यूके इलेक्शन स्पेशल के साथ मोईद पीरज़ादा दुनिया न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे इस वक्त लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं वजाहत सईद खान साहब, दुनिया के इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट। बैरिस्टर राशिद असलम साहब मौजूद हैं, फ़ायज़ा रिजवी साहिबा वहाँ पे मौजूद हैं, और अज़हर जावेद साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं लंदन ब्यूरो के दुनिया के, वो इस वक्त रेडब्रिज टाउन हॉल के बाहर मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं फ़ायज़ा रिजवी साहिबा की तरफ करता हूँ। फ़ायज़ा रिजवी साहिबा, आप एक समाजी तहरीक से, एक समाजी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। आप डायरेक्टर हैं ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक्स कैरियर सपोर्ट सर्विसेज के। आप हमें क्या बताएंगी कि ये बार बार जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी निजात हों या पाकिस्तान में पैदाइश हुई हो, ऐसे नौजवान जो हैं दहशतगर्द उनके दिलों में, उनके दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं, और उनसे एक ऐसे माशरे में इक़दाम करवाए जा रहे हैं जहाँ इस किस्म की फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। फ्रांस में, यूरोप में बहुत सी फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बरतानिया में उस तरह से नहीं करती हैं। क्या वजह है? Assalamu alaikum ji. Through Dunya News, I want to reach out to the community at large on behalf of Muslim community as well as on behalf of Pakistani community. Please, this does not represent Islam. ये हमारा इस्लाम हमें नहीं सिखाता कि हम इनोसेंट लोगों को बगैर किसी वजह के उनके ऊपर तशद्दुद करें। तो प्लीज़ थ्रू आउट द कम्युनिटी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अफसोस है लोगों को बहुत ज़्यादा, और हम सब इसके मजम्मत कर रहे हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी, आई वांट टू से दैट अगेन, टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स, द इंडिविजुअल्स हु हैव बीन penetrated by the terrorist, इसके लिए कई एक वजूहात हैं जी। सबसे पहली वजह इसकी ये है कि आई थिंक द लाइन्स हैव बीन ब्लर्ड बिटवीन इस्लाम एंड इंडिविजुअल्स ओन एजेंडाज। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं। बच्चे या बड़े जो भी कह लीजिए, बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं। उनकी अपनी नॉलेज इस्लाम के बारे में बहुत कम है, और वो बहुत ज़्यादा रोल मॉडल की तलाश में है, जो अनफॉर्चुनेटली उनको रोल मॉडल जो प्रेडिटर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनको समहाउ ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं, या ये बच्चे उन तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक गलत ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, और उसकी इंतहा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि
یہ یقین رکھنے لگتے ہیں کہ یہ غالباً یہی اسلام ہے، یا غالباً دنیا میں رہنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، جو کہ ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا، ہمارا ملک ہمیں نہیں سکھاتا، اور کوئی انسانیت بھی اس کو نہیں سکھاتی ہے۔ ان بچوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کمیونٹی کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور through this media, through Dunya News, I also want to reach out to the politicians of this country, to the community leaders, to the lawmakers. Let's sit down, let's talk about it. We are with you to resolve these issues. We will do our utmost best to manage this and to turn it around for everybody's behalf. فائزہ رضوی صاحبہ، جب بھی اس قسم کی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو مسلمان دنیا بھر میں یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی اسلام کو اور مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، اور جو ویسٹ میں سمپیتھیٹک لبرل وائسز ہیں یا لیفٹ کی وائسز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ تو ہوگا مسلم گھرانے کی تعلیم و تربیت میں، کچھ جو یعنی غالباً کمپیریٹیو ریلیجنز نہیں بتائے جاتے، پڑھایا نہیں جاتا، ان کو صرف بتایا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی مذہب جو ہے وہ سچا ہے، ہم سب سے سپیریئر ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ کچھ تو ہے مسلم گھرانے کی تربیت میں پرابلم، جس کی وجہ سے بار بار یہ مسلمان نوجوان، یہ آدمی شادی شدہ بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے باوجود اس نے اتنی عجیب و غریب قسم کی حرکت کر دی ہے ایک ایسے شہر کے اندر جہاں وہ ڈویژنز ایز سچ نہیں پائی جاتی ہیں، کاسموپولیٹن شہر ہے، ملٹی نیشنل ہے، ملٹی ایتھنک ہے، ملٹی ریلیجس شہر ہے، جہاں ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہوگا۔ تو کچھ تو ہے خرابی ہماری تعلیم و تربیت میں۔ جی نہیں، میں یہ ہرگز بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے مذہب میں یا ہماری تعلیم و تربیت میں کوئی خرابی ہے۔ یہ ایک انڈیویجول ہے، یہ ایک چند، اگر آپ پولس دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ٹرن اراؤنڈ ہوئے ہیں ٹورڈز ٹیررزم، اینڈ بہت کتنے زیادہ لا ابائڈنگ شہری ہیں ان ملکوں میں، جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ملک کی کمیونٹی کے لیے، اس ملک کی اکنامکس کے لیے، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں، لا میں، ہر جگہ مسلمان لوگ ہیں جو شامل ہیں، جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، اور چند ایک لوگ ہیں جو کہ اس طرف نکل چکے ہیں۔ اس میں کچھ ظاہر ہے کچھ خاندان کا ہاتھ ہوگا، یا کچھ اس میں بیشتر جو ہے وہ انڈیویجولز ہیں، بیشتر انڈیویجولز ہیں، ان کی پرسنل لائف کرائسس ہے، ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، اور سم ہاؤ دے آر اٹریکٹڈ ٹورڈز اٹ، جو کہ کسی بھی کمیونٹی میں یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہے پرانی مثال ہے، آپ آئرلینڈ کے دیکھیے، IRA کے دیکھیے، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، مگر اس کے لیے ہم نے سارے آئرلینڈ کو نہیں یہ نشانہ بنایا ہے۔ آف کورس اس میں پرنٹ میڈیا کا بہت تعلق ہے، اس میں لوکل UK میڈیا کا بہت تعلق ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی بٹ صاحب کی، اس سے پہلے انجم چودھری کو تمام میڈیا نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، نیشنل ریڈیو نے، نیشنل ٹی وی نے، نیشنل نیوز پیپرز نے ان کو ڈیبیٹس میں بلایا ایز اف ہی واز دی ریپرزینٹیٹیو آف مسلم کمیونٹی۔ ہی واز ناٹ، ہی ٹو بگن ود ہی اونلی ہیڈ 25 فالوورز، اینڈ تھرو دا میڈیا giving him this platform, he started this domino effect, and Barrister Rashid Aslam صاحب، Barrister Rashid Aslam صاحب، چینل 4 نے ان کے لیے ایک جہادیز نیکسٹ ڈور پروگرام بنایا تھا، providing him with a راشد platform. اسلم صاحب، I want to come towards you. کیا کرنا چاہیے کہ یہ پاکستانی نژاد یا مسلم نژاد، خاص کر کے پاکستانی نژاد جن سے ہمیں تعلق ہے، کیسے ہم ان کے ذہنوں کو اس نفرت انگیز لٹریچر سے، مواد سے، پروپیگنڈے سے دور رکھ سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو جیسا یہ پولیس انکریز کر رہے ہیں، انٹیلیجنس انکریز کر رہے ہیں، تو اس کو لگانا چاہیے یہاں کے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ یہاں پہ سوشل میڈیا میں بہت ساری پوسٹ شیئر ہوتی ہیں، وہ لاکھوں کے حساب سے بچوں کے ساتھ، یا وہ لوگ جو فیس بک یا ٹویٹر یا جو بھی اکاؤنٹس یوز کر رہے ہیں ان تک پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگر آپ آرگنائزیشنز دیکھ لیں، جیسے انجم چودھری کی آرگنائزیشن ہے یا باقی لوگوں کی آرگنائزیشنز ہیں، وہ بہت چھوٹے لیول سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جیسے یہاں پہ جب مسلم بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان آرگنائزیشنز کا یہ خیال ہے کہ جو بچے
स्कूलों या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से हम लेंगे वो फिर भी इन्फ्लुएंशियल होंगे सोसाइटी में, कम्युनिटी में, लोग उनकी बात सुनने वाले होंगे। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा कट करने की जरूरत है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में ये जो बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं, इंतहा पसंद हो रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। पुलिस को इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन ऑब्वियसली फंड्स पुलिस के पास इस वक्त नहीं है, तो उस वजह से वो कुछ कर पा नहीं रहे। बाकी एक और पॉइंट जो इस पूरे इलेक्शंस में इस वक्त जो मरकज़े निगाह बना हुआ है वो है जेरेमी कोर्बिन का, कि उसने जो बिल्स टेररिज्म एक्ट के जो हवाले से जो भी पास हुए उसमें उसने उसके खिलाफ वोट दिया था। उसमें अब तक टोटल 12 बिल पेश किए गए पार्लियामान में, जिसमें से 9 बिल को उसने नफी में जवाब दिया था, उसमें उसने हाँ में वोट नहीं दिया था। और इसी तरह थेरेसा मे ने भी 9 बिल्स को रिफ्यूज किया था। जो 3 बिल जो एक्सेप्ट किए गए थे वो डिफरेंट थे। 3 बिल को जेरेमी कोर्बिन ने एक्सेप्ट किया था, 3 बिलों को ही थेरेसा मे ने एक्सेप्ट किया था। उसमें जो सबसे बड़े जो बिल वजह क्या थी? जेरेमी कोर्बिन की पोजीशन क्या थी? शूट टू किल पॉलिसी थी। मैं उस तरफ आ रहा हूं। उसमें एक तो शूट टू किल पॉलिसी, जो कि अगर कोई शख्स जो मुश्तबा होता है उसको शूट करने की पुलिस जो है वो अथॉरिटी मांग रही थी, तो उसको रोकने के लिए जेरेमी कोर्बिन ने उसके खिलाफ वोट दिया था। दूसरा, उसमें एक एक्सटेंडेड इम्प्रिजनमेंट होती है कि यहाँ पे 3 दिन तक किसी भी शख्स को इसमें हवालात में या थाने में रखा जा सकता है। तो पुलिस उसमें 7 डेज का टाइम मांग रही थी कि इनको 7 डेज तक रखने की इजाजत दी जाए। तो इस किस्म के बिल्स को जेरेमी ने अपोज किया था, जो मेरा ख्याल है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ थे। तो इस हवाले से उसके ऊपर ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उसने बहुत सारे बिल्स अपोज किए हैं, उसमें बहुत सारी वैलिड सिचुएशंस थी जिसकी वजह से, ये वैलिड आर्गुमेंट था जिसकी वजह से उनको अपोज किया। बाकी यहाँ पे रेडिकलाइजेशन के हवाले से तारीख बहुत पुरानी है। जब यहाँ पे पाकिस्तानी आना शुरू हुए या मुस्लिम कम्युनिटी आना शुरू हुई तो यहाँ पे रिलीजियस वीजाज थे, जिसमें बहुत सारे मौलवी हजरात जो बहुत सारे कस्बों से आए थे, जिनका नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं था। जब वो यहाँ पे आए, यहाँ पे मस्जिदों में बैठे, तो बच्चे उनके पास जाना शुरू हुए। तो बच्चों के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो थे रिलीजन के हवाले से, कि कोई भी मसला था तो वो उनके पास जा रहे थे, उन मौलवी हजरात के पास, जिनके पास अपना इल्म बहुत ज्यादा महदूद था। वो मस्जिदें हजारों की तादाद में यूके में बनी, जिसकी वजह से बहुत शाम के हवाले से फुटेज भेजती हैं या उनके पास यही एजेंडा है बेचने के लिए। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, नौजवान हो रहे हैं। मुझे बिल्कुल, मैं आपको समझ गया मैं आपको समझ गया। मुझे जरा यही सवाल जो है अजहर जावेद साहब के पास लेके जाने दीजिए, जो कि रेड रूज टाउन हॉल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अजहर, आपने ये सारी डिबेट, जो सवाल मैंने उठाए हैं फायजा रिजवी साहिबा से, बैरिस्टर राशिद असलम साहब से, क्या ये सवालों की बाज़गश्त जो है आपको सड़क पे भी मिल रही है? ये आपको इलफुट के मुस्लिम पाकिस्तानी नजाद इलाके में भी नजर आ रही है? क्या लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल है कि ये सवाल तो हर शख्स के दिमाग में है, जुबान पे भी है अब, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी बनी हैं, यहाँ के कॉलेजेस भी बने हैं। जो यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न लोग हैं, जरूरी नहीं है ये पाकिस्तानी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रीज के भी इसमें रेडिकलाइज हुए हैं। पाकिस्तानियों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन दूसरे जो, अगर आप अरब कंट्रीज के यहाँ पे लोग हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में रेडिकलाइज हुए हैं। असल जो हुआ, ये ग्लोरीफाई किया गया है मीडिया की तरफ से ऐसे ग्रुप्स को, जैसे अल मुहाजिरून है, जैसे ये अंजुम चौधरी ग्रुप था। मैं 10 साल पहले मैंने एक इवेंट कवर किया था, वहां पे अल मुहाजिरून ग्रुप ने सिटिंग जो होम सेक्रेटरी था उसके इवेंट में आके हंगामा किया था। ये लोग 10 साल 12 साल से चल रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जो पिछली गुजरी है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको कंट्रोल नहीं किया, इनको जगह दी, मीडिया में ग्लोरीफाई हुए। जो यंग बच्चे आ रहे थे उनके दिमाग में उनको हीरो बना के पेश किया गया। तो ये सारा जो वजह थी इस चीज की बनी। पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी परेशान है, लेकिन वो ये साथ ये भी कहती है कि जो इकदामात हुकूमत की तरफ से किए गए वो इनफ नहीं थे। वो कहते हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। तो ये एक बात जो है, ये कम्युनिटी से हटके भी है, इंडिविजुअल एक्ट्स भी हैं। अब तक जो चीजें हो चुकी हैं उनका अगर जायजा लें तो उसमें कसूर जो है वो बड़ी हद तक एजेंसीज का भी आता है कि वो उन्होंने उनको कंट्रोल नहीं किया। सलमान आब्दी हो, वो भी रडार पे था एजेंसीज के, चाहे या खुर्रम शहजाद भट्ट हो, वो भी रडार पे था। तो इस सारी सूरत हाल में कम्युनिटी का मुतालबा ये है कि हुकूमत उन्हें सपोर्ट दे। और इसके अलावा एक और बड़ा
जो मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, हुकूमत ने उन तंजीमों को फंड्स दिए हैं जिनको उन्होंने खुद सेटअप किया, डी रेडिकलाइजेशन के नाम पे कुछ तंजीमें बनाई गई, उनको लाखों पाउंड दे दिए गए और हुकूमत सोचती रही कि ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं हुआ। और इसकी वजह से आज हुकूमत भी परेशान है कि जो फंडिंग उन्होंने की है इस मामले पे वो कारगर साबित नहीं हो सकी। जी अजहर जावेद, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं अब आना चाहता हूं जनाब वजाहत सईद खान साहब की तरफ, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। वजाहत, आई विल कम बैक फॉर अ फिलोसॉफिकल रैपिंग अप ऑफ दिस डिस्कशन, लेकिन मैं जब आऊं वापस आपके पास आफ्टर द ब्रेक, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त थेरेसा मे की पार्लियामेंट में सबकत है कितनी, जो आउटगोइंग पार्लियामेंट है, और कितना बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है, यानी क्या सीटें इधर उधर हो जाएं तो उनकी लीड को या टोरी कंट्रोल को पॉलिटिकल पावर पे खतरा हो सकता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक टू यूके इलेक्शन स्पेशल। मोईद पीरज़ादा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, दुनिया के लंदन स्टूडियोज़ में मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वजाहत सईद खान साहब, जो कि दुनिया के इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वजाहत सईद खान साहब, इस वक्त पार्लियामेंट में सूरत हाल, जो आउटगोइंग पार्लियामेंट है जिसके मुस्तकबिल का तयन करने के लिए इंतखाबात कराए जा रहे हैं, उसके अंदर के पावर डायनामिक्स क्या थे, उसमें कितनी सीटों की, कितने मेंबर्स की सबकत हासिल थी थेरेसा मे को, और किस किस्म का चैलेंज है? डॉक्टर साहब, रियल क्विकली 650 अरकान की पार्लियामेंट है, 320 सीटें कंजर्वेटिव्स की थी, 17 की लीड थी। ठीक है, अब उस लीड को, जो लीड अगर डबल नहीं हुई, कम से कम 34-35 सीटों से अगर डबल नहीं हुई, तो इट विल बी कंसिडर्ड एग ऑन थेरेसा मे's फेस। ठीक है, क्योंकि आप लीड कम करने के लिए नहीं, लीड दुगनी या चुगनी करने के लिए आप इलेक्शंस कॉल करते हैं, और इस वक्त लग नहीं रहा, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी द पोल्स आर रॉन्ग, मगर इस वक्त लग नहीं रहा कि जो वो ट्रिपल डिजिट मेजॉरिटी के लिए, मतलब 100 से ज्यादा की लीड मार्गरेट थैचर स्टाइल जो उन्हें चाहिए थी, वो लीड वो जो सीख कर रही थी, वो उन्हें मिलेगी। मगर जस्ट टू फॉलो अप ऑन अनदर पॉइंट, मैं आता हूं पार्लियामेंट पे। डॉक्टर साहब, कल रात मैं किस्सा सुना दूं, शायद ये जो पिछली डिस्कशन आपने बाकी गेस्ट से की है, इसका खुलासा आपके लिए करूं, कोशिश करूं। मैं कल ये जो मस्जिद है जिधर ये साहब जाते थे, उसका एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक तो पिछले दिनों में इन्होंने एक खुतबा अटेंड किया, खुर्रम शहजाद भट्ट साहब ने, और उस खुतबे में जो इमाम साहब हैं, जाबिर बिन जैद मॉस्क जो है ये बार्किंग में, उधर उस खुतबे में इमाम साहब ने लोगों को कहा, जैसे खुतबे में इमाम अक्सर कहते हैं कि आप वोट करें, आपकी आवाज जरूरी है, आप जमहूरियत में, जिस इस मुल्क में रहते हैं, आप जमहूरियत में हिस्सा लें। उस पे ये खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये बिद्दत है, आप मस्जिद को खराब ना करें, आप इस जमात को खराब ना करें, मौलवी साहब आप आइंदा इस मस्जिद में जमहूरियत का नाम ना लें। उस पे इन साहब को बैन कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, ये अब बेचारी मस्जिद कोशिश कर रही है, मगर फिर भी इन डिफायंस ऑफ द बैन, ये पिछले जुम्मे को आके इस बंदे ने उधर नमाज पढ़ी है, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि इसने बैन डिफाई किया है। कल मैं उस मस्जिद में गया डॉक्टर साहब, उस मस्जिद में बहुत सारे नोटिस लगे हुए थे। नोटिस लगा था इस्लामिक चैरिटीज का, नोटिस लगा था कि रकू कैसे करना चाहिए, नोटिस लगा हुआ था तस्वीर कि अच्छा सजदा कैसे, सही सजदा कैसे होता है। कोई नोटिस नहीं लगा हुआ था, सॉरी टू से, कोई नोटिस नहीं लगा हुआ था कि दहशतगर्द से नो टू टेररिज्म, दहशतगर्दी गुनाह है, कोई नोटिस नहीं लगा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से, डॉक्टर साहब आप भी बाहर रहे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, हमारा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो अमेरिका का जो मेल्टिंग पॉट जिसे कहा जाता है ना, वो मुझे ब्रिटेन में नहीं नजर आ रहा। ब्रिटेन में इसे सैलेड बोल कहते हैं, अमेरिका में मेल्ट हो जाता है, पाकिस्तानी निजात मुसलमान हो या इंडियन निजात हिंदू हो, मेल्ट हो जाता है, कोशिश करता है। अमेरिका में आप हाई स्कूल जाएं, आपको कहते हैं जब तक तू स्पेनिश या फ्रेंच नहीं सीखेगा तुझे डिप्लोमा नहीं मिलेगा। अमेरिका में आप यूनिवर्सिटी जाएं, जब तक तू कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा तुझे यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं मिलेगी। इंग्लैंड में ऐसी कोई कंपल्जन्स नहीं है। बाकिंग जैसी जगह में मैंने कल पूरी रात स्पेंड की डॉक्टर साहब, मैं A to B उसका छान मारा हूं उस इलाके का,
मैं उधर खाली मैं उधर 4 घंटे रहा, मैंने एक लफ्ज अंग्रेजी का किसी से नहीं बोला, बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज वो इतना आइसोलेटेड है इलाका, उधर इतना बेचारा पाकिस्तानी गेटोवाइज्ड सिस्टम में फंसा हुआ है, भरा हुआ है, उधर आप महीनों बगैर अंग्रेजी बोले गुजार दें। ये मैं नहीं कह रहा कि उर्दू बेहतर जुबान नहीं है, अंग्रेजी बेहतर जुबान है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं खाली कह रहा हूं कि इंटरैक्शन ही नहीं है दूसरी कम्युनिटीज के साथ। आप पूरा दिन उधर उर्दू बोलें, आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको अंग्रेजी सीखने की बोलने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू इंटरैक्ट विद द रेस्ट ऑफ लंदन। बिल्कुल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू डॉक्टर साहब, इस इशू को आपने फायजा से पूछा था कि शायद इसमें हमारा कुछ मसला है, डेफिनेटली है, मगर स्टेट का भी है मसला डॉक्टर साहब, स्टेट का भी है। अंजुम चौधरी साहब जो इधर के बड़े फेमस मौलाना हैं, आजकल जेल में हैं, वो सालों से ओवर $50,000 ईयर, 35,000 पाउंड, वो बंदा जो कहता है सबको मार दो, सबको जला दो, झंडा गाड़ दो इस्लाम का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, ठीक है, वो उसका उस जाविये से दुनिया को देखता है, मगर उसने सजेस्ट किया हुआ है कि इनसे वेलफेयर भी लो, ये जजिया है, काम नहीं करो, पढ़ो नहीं, जिहाद की तैयारी करो, और साल के 35,000 पाउंड लेके चाइल्ड बेनिफिट लो, हाउस बेनिफिट लो, घर बैठो, जिहाद की तैयारी करो, और उसे टॉलरेट किया जाता है, उसे वो पैसे दिए जाते हैं। द स्टेट है मस्ट क्रैक डाउन, बट द स्टेट, द पीपल है ऑल्सो मस्ट स्टेप अप। और अनफॉर्चुनेटली वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, जरा मुझे फायजा रिजवी को इसमें लाने दीजिए, नेशनल लेवल पे फायजा रिजवी को लाने दीजिए। फायजा रिजवी साहब, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट जो वजाहत सईद खान साहब कह रहे हैं, जो ये फील कर रहे हैं, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? ये बाहर से आए हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इनको एक शगाफ नजर आ रहा है, डेफिसिट नजर आ रहा है, प्रॉब्लम नजर आ रहा है। देखिए, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। One cannot achieve everything by, neither does the community nor does the government. So we have to take up collective responsibility to the limits we individuals can. So of course there is a system called welfare state system that has been exploited by every single community, has been exploited by white working class, has been exploited by so-called refugees, which were actually economic refugees, not political refugees, has been exploited by other citizens, other country citizens as well. I'm sorry, but now they're just exploiting it. They're planning jihad while they're exploiting it. There's a clear difference. That is the responsibility of the lawmakers and the legal responsibility of the Home Secretary, the Police Commissioner, the local agencies, the community, the mosque, the family, and the individuals. So the net has to be tightened on every single angle. लेकिन फायजा रिजवी साहिबा, ये जो घेटोइजेशन है, ये जो घेटोइजेशन है कि लंदन के इलाकों में आप चले जाएं, इल्फर्ड में, साउथ हॉल में, मीलों मील तक आपको अंग्रेजी बोलता कोई नजर नहीं आता है। नौजवानों का, लड़के लड़कियों का जो वर्ल्ड व्यू है वो बड़ा इंटरनलाइज है, वॉप्ड है, उनको पता ही कुछ नहीं है दुनिया का। वो तो पाकिस्तान से भी कम उनका वर्ल्ड व्यू। क्या वजह है इसकी? बिल्कुल ऐसी है। Listen, how do you think the ghetto has become? Because the local indigenous population has moved out. Or, to take what was said earlier, people who were on the benefit were housed there by the local authorities. So the ghettoization in the making has been partly the responsibility of the local housing authority. They have put in these people in a lowest socio-economic areas where there is no employment, where there is less trade, where there is the lowest of the lowest housing conditions and situations, and indigenous populations has moved out. So while the community has been ghettoized, the responsibility lies also with the authorities who have placed them there, as with well the as the local people who have moved out. Rashid, there has been lack of cohesion. Barrister Rashid, I want to reach out. Let me come to Barrister Sahab. Last few minutes. Barrister Rashid Aslam Sahab, let me come to you. Barrister Sahab, I come across young men and women, especially young men who live in England, had actually gone from Pakistan, who cannot effectively express themselves in English, and they know nothing about the world. They might know a few things about mobile phones and cars, but they know nothing about the world. ये क्यों है? इसको तब्दील करने का क्या तरीका है?
देखिए, ये सिचुएशन पहले थी, अब काफी हद तक चेंज हो चुकी है। पिछले 2-3 साल में जब इमिग्रेशन रूल्स चेंज हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी खातून वहां से आ रही है उसको B1 लेवल का कोई टेस्ट पास करना पड़ेगा इंग्लिश का, उसके बाद वीजा लगेगा। B1 इज एनफ टू कम्युनिकेट विद द कम्युनिटी, विद रेस्ट ऑफ द पीपल इन द यूके। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने ब्रिटिश सिटीजनशिप लेनी हो तो उसमें भी उन्होंने कुछ टेस्ट मुतारफ करवाए हैं कि आप ये इंग्लिश लैंग्वेज के ये मदारज हासिल करेंगे, देन यू कैन गेट ब्रिटिश नेशनलिटी, अदरवाइज यू विल गेट रिफ्यूज्ड। तो इस पूरी सिचुएशन में अब सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। ऑब्वियसली पहले जो खवातीन आई हुई थी या जो माएँ आई हुई थी तो वो उस हद तक उन्होंने नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन अब ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस की वजह से अब जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, खा वो अजाइलम सीकर्स हो, खा वो दूसरे इमिग्रेंट्स हो, उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर हासिल करना पड़ता है। अब सिचुएशन चेंज हो रही है। बाकी इस पूरे इलेक्शन में अगर आप देखें तो इसमें देखें ये पिछले 2 दिन से पूरी सिचुएशन डाइवर्ट हो गई है। इस पूरे इलेक्शन में जो पहले मरकज़े निगाह जो इशू था वो था ब्रेक्जिट, क्योंकि यहाँ पे मुआशी हालात इस हद तक तंग हो रहे थे। 500 मिलियन पीपल की जो आबादी थी हम उसको लूज कर रहे थे। हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो 60% से ज्यादा यूरोप में थी, उसको हम लूज कर रहे थे। उस पे पार्टीज इलेक्शन पे फाइट कर रही थी। ये 2 दिन में जो सिक्योरिटी इश्यूज हुए वो भी एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे इशू इस वक्त बन गया है। लेकिन मेन चीज यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की मुआशियात है। अगर सिक्योरिटी यहाँ पे अच्छी नहीं होगी तो विस्टर यहाँ पे नहीं आएगा। अगर हम यूरोप से मुकम्मल तौर पर निकलते हैं तो हमारी मुआशियात बहुत तक सफर करेगी। Let me ask you a very provocative question. क्या कोई ये सवाल उठा रहा है जिस तरह अमेरिका में इंटेलिजेंस कम्युनिटीज ने ये डिटरमिन कर दिया है, CIA और FBI ने, कि रशियन हैकर्स ने इंटेलिजेंस के जरिए अमेरिका के इंतखाबात पे वो असरअंदाज हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने जिताने में रोल प्ले किया है। क्या बरतानिया में पढ़े लिखे लोग और मीडिया ये सवाल उठा रहे हैं कि कोई अनदेखा हाथ, कोई थर्ड फोर्स ऐसी है जो बरतानिया उज़्मा के इंतखाबात पे, यानी मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज के इंतखाबात पे कोई थर्ड फोर्स बाहर से असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है? देखिए, इसमें रिसेंटली 2 वाकयात हुए। एक NHS का जो कंप्यूटर हैकिंग हुई वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद जो एयरपोर्ट का BA का जो कंप्यूटर हैक किया गया उसकी वजह से ये इश्यूज तो बहुत बड़े हैं, इस वक्त ये सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका का और यहाँ का पोलिंग सिस्टम बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे रवायतन लोग जाके पोल करना ज्यादा पसंद करते हैं, फिजिकली जाके उनके अपीयरेंस ज्यादा लोग वोट कास्ट करते हैं। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर वे टू वोट है वो बाय पोस्ट है, आप अपना वोट पोस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से इस मुल्क में उस किस्म की हैकिंग मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा असरअंदाज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम टेररिज्म से हवा जो बदल गई है, जो आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी से फजा बदल गई है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। दहशतगर्दी से इश्यूज चेंज हो गए हैं। ब्रेक्सिट के बजाय लॉ एंड ऑर्डर, इमिग्रेशन, इस्लामिज्म, ये इश्यूज पैदा हो गए। देखिए, वो तो उसमें जब तक, जैसे पहले मैंने कहा कि जब तक आप पुलिस ऑफिसर्स नहीं रखेंगे जो प्रॉपर तौर पर नजर रख सकें लोगों पे, सोशल मीडिया पे, कम्युनिकेशंस पे, जैसा कि इन्होंने पिछले 2 दिन में कहा है कि व्हाट्सएप, कॉल्स, ट्विटर, सब पे हम नजर रखेंगे, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे। लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए सिर्फ मशीनें या गैजेट्स काफी नहीं है, उसमें इंसान जरूरी है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है कि वो लोग वहां पे बैठ के उसको चेक कर सकें। तो इस पे कल से बातचीत हो रही है। थेरेसा मे ने भी इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। तो मेरा ख्याल है को अल्टीमेटली इनको चेंज करना पड़ेगा या चेंज हो जाएगा। अगर आप एक वाकया देखें 7/7 का, तो उससे 10 साल तक कोई वाकया नहीं हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना किरदार पूरी तरह से निभाया। अब मेरा ख्याल है कि ये 2-3 वाकयात हो गए हैं रैंडम, तो इसके बाद ऑब्वियसली इनको अपनी स्ट्रेटेजी या पॉलिसी चेंज करना पड़ेगी। मोर इन्वेस्टमेंट्स इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज में करना पड़ेगी। उसके बाद Last question to you, Wajahat, do you think this debate has started there? Americans की तरह यहाँ भी कोई सोच रहा है कि एक थर्ड फोर्स इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्शन? Not really, डॉक्टर साहब, not really. इधर जो एक चीज जो चल रही है डेफिनेटली लंदन में, बाकी मुल्क में कम मगर लंदन में ज्यादा, कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जिन्होंने पंगा ले लिया है अपना सादिक खान साहब से, जो उधर के मेयर हैं, बड़े बिलवड, बड़े पॉपुलर मेयर हैं, पाकिस्तानी निजाद मेयर हैं, वो एक्चुअली दैट्स बिकमिंग अ बिट ऑफ अ इशू कि अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म, और वो भी जो उधर के फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं
वो he has been forced to speak in favor of that very ill-timed visit if it were to happen. लोग रिजेक्ट करने लग गए हैं कि अमेरिका को कि आप अपना जो आपने पागल जो सदर पाला हुआ है आप उसको संभालें और हमें अपनी जो जमहूरियत है उसके जो तकाजे हैं उसे पूरा करने दें. और जो पिछले परसों तरसों तक जो क्रीपिंग चैटर थी कि इतनी केओस हो गई है कि इलेक्शन डिले हो जाएगा, वो डाई डाउन कर गई है. इलेक्शन डिले नहीं होगा. इलेक्शन के टर्नआउट्स स्पेशली जो मुस्लिम वोटर है उसको ट्रैक किया जा रहा है. मुस्लिम वोटर वोट देगा या नहीं देगा, क्योंकि रोजे चल रहे हैं, इधर 18-18 घंटे के लंबे रोजे चल रहे हैं, तो उस हिसाब से ऐसी बातचीत चल रही है. मगर नहीं, कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड है या नहीं. मगर एक आज आर्टिकल आया है, मैं सबको बोलूंगा कि पढ़ें, कि रशिया के बारे में आया है कि व्हाट डज रशिया वांट टू लुक एट, व्हाट इज रशिया, व्हाई इज रशिया इंटरेस्टेड इन द ब्रिटिश इलेक्शंस. ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है. आई एम श्योर कि हम कल इस पे डिटेल में बात कर सकेंगे. बहुत शुक्रिया वजाहत सईद खान साहब. वक्त हमारा खत्म हुआ. तमाम गेस्ट का, फायजा रिजवी साहिबा का, बैरिस्टर राशिद असलम साहब का, जनाब अजहर जावेद साहब का बहुत शुक्रिया. इलेक्शन हो रहे हैं, वक्त पे हो रहे हैं, ताहम बरतानवी इलेक्शन का एजेंडा ब्रेक्सिट